आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है 1.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार क्षेत्र में विद्यमान है। इसकी दिशा अक्ष के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर है। देखिए फिगर में दिखाया जा रहा है कि बेलनाकार क्षेत्र है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र 1.5 टेस्ला क्षमता का विद्यमान है और इसकी दिशा अक्ष के समांतर है, यानी जो एक्सिस है उस एक्सिस के समांतर है पूरब से पश्चिम की ओर। एक तार जिसमें 7 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है इस क्षेत्र में होकर उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरता है। अभी एक तार है इसमें रख दिया गया है इस चुंबकीय क्षेत्र में जिसमें 7 एम्पीयर की करंट प्रवाहित हो रही है। तार पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा क्या है? तो तार पर कितने परिमाण का बल और उसकी दिशा क्या होगी? अब ये 3 विकल्प दिए गए हैं कि अगर तार अक्ष को काटता हो तो एक एक करके हम लोग देखते हैं और फिर उसको करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र जो एक समान है हमको दिया है 1.5 टेस्ला, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। तार में धारा I बराबर 7 एम्पियर है। तार पर आरोपित बल F बराबर L I L क्रॉस B है। अब देखिए ये तार उत्तर दक्षिण दिशा में है और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पूरब से पश्चिम दिशा में। जाहिर सी बात है दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो F बराबर I L क्रॉस B। तो L क्रॉस B जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। तो यहाँ साइन थीटा आएगा तो जाहिर सी बात है कि साइन 90 हो जाएगा। I व B के मध्य कोण 90 डिग्री है। करंट इस तरह जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है B, करंट इस तरह, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो कह रहा है तार की लंबाई बेलन के व्यास के बराबर है। तार की लंबाई देखिए जो व्यास है इतना ही बड़ा तार है। तो तार पर बल F बराबर L, अब I और L हमारा कितना हो जाएगा व्यास के बराबर यानी 2R लंबाई हो जाएगी। तो 2 इंटू R इंटू B। तो I हमारा 7 एम्पियर है, 2 इंटू R हमारा 0.1 मीटर है जैसा कि त्रिज्या है, इसमें 2 का गुणा कर दिया तो व्यास हो गया, इंटू चुंबकीय क्षेत्र 1.5 टेस्ला है तो आ गया 2.1 न्यूटन, इतना आ गया। अब देखिए इसमें दिशा क्या है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बल की दिशा समतल के लंबवत अंदर की ओर है। तो अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लगा दें इसमें तो जो बल की दिशा होगी वो समतल के लंबवत अंदर की ओर होगी। अब इसमें देखिए बाएं हाथ को हमें क्या करना है कि जो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र है इधर अपनी उंगलियां करना है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। और वैसे भी अगर ध्यान दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र इधर को है, इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन वो विद्युत धारा ऐसे चल रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के उल्टा चलता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज घूमता था तो क्लॉकवाइज में क्या होगा कि बल अंदर की तरफ लगता था। तो वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार बल की दिशा समतल के लंबवत अंदर की ओर है। तो अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड थंब रूल यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें क्या करना है कि बाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह मोड़ना है कि जो हमारा
ये इंडेक्स फिंगर है, अंगूठे के बगल वाली उंगली ये फील्ड की तरफ रहे, इधर को रहे अंगूठे के बगल वाली उंगली, और जो बीच वाली उंगली है ये बीच वाली उंगली करंट की तरफ रहे, करंट की तरफ रहे। तो जो अंगूठा है हमारा वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है, तो अंगूठा हमारा अंदर की ओर जाएगा। आप करके देख लीजिए, इसको करके देखिए कि अगर हम ये बाएं हाथ के देखिए उंगली फिगर में हमारी फोटो में, तो अगर हम इंडेक्स फिंगर को फील्ड की तरफ ले जाएं और ऐसे करंट की तरफ जो है अपनी ये बीच वाली उंगली ले जाएं, तो ये अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये अंगूठा हमारा क्या बताएगा? ये अंगूठा हमारा फोर्स को बताएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो वही कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बल की दिशा समतल के लंबवत अंदर की ओर है और ये F बराबर 2.1 न्यूटन होगी। अब आगे देखते हैं बी में क्या पूछ रहा है, देखते हैं। अभी तार अक्ष को काटता है तब हमने फोर्स निकाला। तार नॉर्थ साउथ दिशा से घुमाकर उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा में कर दिया जाए। तो अब तार को ये उत्तर दक्षिण की जगह उत्तर पूर्व दिशा में कर दिया जाए, उत्तर पूर्व दिशा में, मतलब इस तरह से। तब देखते हैं क्या होगा। तो देखिए फिगर यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि तार की लंबाई का क्षैतिज घटक कोई बल अनुभव नहीं करता है क्योंकि बी लंबाई के लंबवत है। तो ध्यान दीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस तरह से हमारी, जैसा क्वेश्चन में हमको बताया गया। तो पहले समझते हैं तार उत्तर पूर्व दिशा में है। अब इसको घुमा करके दिशा से घुमाकर उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम दिशा में कर दिया जाए। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में, दो इस तरह किया जाए और इस तरह। तो जब हम इस तरह कर देंगे तार को, तो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो ये जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज, इसके कारण किसी भी प्रकार का बल का अनुभव नहीं होगा क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके अनुदिश या प्रति अनुदिश है, कुल मिलाकर के उसी अक्ष पर है, यानी कोण समांतर है, इसलिए कोण 180 डिग्री बन रहा है। तो वही कह रहा है तार की लंबाई के क्षैतिज घटक कोई बल अनुभव नहीं करता है क्योंकि बी लंबाई के लंबवत है। और जब यह बराबर आई एल बी साइन 180 करेंगे तो 180 और 0 की वैल्यू होती है साइन थीटा में 0, इसलिए कोई बल का अनुभव नहीं करेगा। अब ये y की वजह से देखते हैं। तो ऊर्ध्व घटक y बराबर बेलन का व्यास हो जाएगा। तो अब बल लगा देंगे F बराबर आई एल बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री का ही कोण बना रहा है, तो साइन 90 डिग्री लिखा गया। तो यहाँ पर हमारी करंट 7 एम्पियर है, L हमारा 0.1 है व्यास, B हमारा 1.5 टेस्ला है, इनटू, अब देखें यहाँ पर त्रिज्या 0.1 है और L हमारा व्यास होगा, तो इसलिए 2 का गुणा किया गया है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यह पूरा साल करने पे आ गया 2.1 न्यूटन। तो जैसे पहले था वैसे ही अब भी हो गया। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बल की दिशा समतल के लंबवत अंदर की ओर है, जैसा पहले था उसी प्रकार से अब भी हो जाएगा। तो तार को नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण से घुमाकर जब हम उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में रखेंगे, यानी उत्तर पूर्व कर दें या उत्तर पश्चिम कर दें इधर, तो हमारा बल जो है क्षैतिज घटक की वजह से नहीं लगेगा, केवल ऊर्ध्व घटक की वजह से लगेगा। तो जितना पहले था 2.1 न्यूटन उतना ही रहेगा, क्योंकि क्षैतिज घटक के कारण कोई बल नहीं लगेगा, केवल ऊर्ध्व घटक
के कारण बल लगेगा। अब आगे कह रहा है कि NS दिशा में रखते हुए ही तार को अक्ष से 6 सेंटीमीटर नीचे उतार दिया जाए। तो मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में ही रखना है, नॉर्थ साउथ में, लेकिन तार को अक्ष से, जो एक्सिस है, उससे 6 सेंटीमीटर नीचे उतार दिया जाए, तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर है ये तो कर लिए, इसमें देखते हैं ये एक्सिस है, यहाँ पर इससे 6 सेंटीमीटर नीचे उतार दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि इधर शिफ्ट कर दिया गया 6 सेंटीमीटर इस एक्सिस से। तो कह रहा है माना तार 6 सेंटीमीटर स्थानांतरित होता है तो तार की स्थिति सीधी हो जाएगी। जब सीधी हो जाएगी तो अब जो OE है, ये OE, ये 6 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है तो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब OD हमारा कितना हो जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, बेलन की त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारी त्रिज्या ही है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो OE हमारा 6 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हम निकाल लेंगे। तो DE कितना होगा, DE बराबर EC, दोनों बराबर होंगे, इक्वल टू x मान लेते हैं। तो OD स्क्वायर, ये 90 डिग्री का कोण है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो OD स्क्वायर ये विकर्ण है, डायगोनल, तो OD स्क्वायर विकर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसलिए OD स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो ये DE स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये OD स्क्वायर 10 है तो 10 का स्क्वायर, और ये 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 64, यानी D बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब I डैश हमारा क्या होगा, ये L डैश, तो L डैश इक्वल टू हो जाएगा, जो ये L डैश है इक्वल टू CD हो जाएगा ये पूरा। तो जब D हमारा 8 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है कि 2 गुना हो जाएगा, D और EC जोड़ेंगे तो 8 और 8 यानी 2D बराबर 16 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे, 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.16 मीटर। तो बल का परिमाण F डैश इक्वल टू IL क्रॉस B होता है। I 7 है, L अब यहाँ पर 0.16 मीटर हो जाएगा, इंटू B हमारा 1.5 है, और अब भी चुंबकीय क्षेत्र से ये रॉड 90 डिग्री कोण पर है, तो साइन 90 रख दिया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 1.68 न्यूटन। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार बल की दिशा समतल के लंबवत अंदर की ओर होगी, जैसा पहले था वैसे अब भी स्थित बनी रहेगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बारीकी से छोटी छोटी बातों को समझते जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो कह रहा है धनात्मक Z दिशा में 3000 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। धनात्मक Z दिशा में कह रहा है एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हैं और जिसमें 12 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, इस क्षेत्र में रखा गया है। तो एक आयताकार ये जो है लूप रख दिया गया है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर बड़ी वाली, छोटी वाली 5 सेंटीमीटर है, इस क्षेत्र में रख दिया गया, जो धनात्मक Z एक्सिस में है, और 3000 गॉस का इसका चुंबकीय क्षेत्र का पावर है। कह रहा है चित्र में दिखाई गई लूप के विभिन्न स्थितियों में इस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण क्या है, हर स्थिति में बल क्या है, स्थायी संतुलन वाली स्थिति कौन सी है। तो बलयुग्म कितना लगेगा उसके बारे में हमें बताना है, और हर स्थिति में बल कितना लगेगा, और स्थायी संतुलन वाली स्थिति कौन सी होगी ये बताना है। तो ये सारी चीजें बताना है, तो इसको क्रम से हम लोग समझते चलेंगे। तो देखिए जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो Z अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र दिया है B इक्वल टू 3000 गॉस, इसको टेस्ला में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 का गुणा करेंगे तो आ गया 0.3 टेस्ला। अब देखिए आयताकार लूप लिखना चाहिए, वृत्ताकार लिख दिया है। तो आयताकार लूप का क्षेत्रफल A बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है,
तो लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आयताकार लिखना चाहिए, गलत हो गया है। तो ये आ गया 50 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब लूप में करंट आई बराबर 12 एम्पियर दी है हमको। अब ये करंट दे दिया। अब देखिए इस पर लूप पर बल आघूर्ण, तो जो बल आघूर्ण होता है वो बल का ही परिणाम होता है। तो लूप पर बल आघूर्ण, तो आई बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा आई, जैसे बल हमारा F बराबर ILB होता था। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बलाघूर्ण बराबर बल गुणे लगने वाले बल से लंबवत दूरी होती थी। तो यहाँ पर L की जगह एक यल और आएगा। तो चूंकि यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई है तो क्षेत्रफल आ जाएगा 1। अगर ये पूरा इतना करके इंटू हम R करें, जो बीच की दूरी होती थी लंबवत दूरी, इस तरह हम लिखते थे बल आघूर्ण में। ये तो बल हो गया पूरा। जब टाउ लिखते थे तो F क्रॉस R लिखते थे। इसको हटा दीजिए। तो ये एक R और आ जाएगा, तो एक यल है ही और एक लंबाई और आ गई, या चौड़ाई कह सकते हैं। तो कुल मिला के क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्षेत्रफल लिखा है। तो टाउ इक्वल टू आई ए क्रॉस बी, टाउ इक्वल टू आई ए क्रॉस बी हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल गुणे चुंबकीय क्षेत्र। ये बलाघूर्ण इस तरह निकालेंगे। तो अब देखिए ए वाले में हमसे क्या कह रहा है, एक एक करके देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो पहले कह रहा है कि इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण क्या है, हर स्थिति में बल क्या है और संतुलन की स्थिति कौन सी है। तो एक एक करके देखते हैं। तो देखिए B इक्वल टू 0.3 के टेस्ला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि एक चीज को देखना है। तो इसको देखिए, चूंकि ये कहानी हमारी सदिश की है, तो x एक्सिस में I, y एक्सिस में J और Z एक्सिस में K लिखेंगे, जैसा हम पीछे लिखते चले आए हैं। तो उसी प्रकार करेंगे। तो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र Z एक्सिस में है तो Z दिशा में, इसलिए K लिखा गया है। तो B इक्वल टू 0.3 के टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र Z दिशा में। अब A इक्वल टू 50 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल वेक्टर x दिशा में है और x में I लिखते हैं तो I कैप लिखा गया है। तो I J के दिशा के हिसाब से यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो ये लूप जो है हमारा, ये लूप, ये देखिए इस प्रकार से रखा गया है। तो x एक्सिस में है, तो इसलिए इसको जो है हम लोग I कैप लिख रहे हैं। अब करंट हमारा हो गया है I बराबर 12 एम्पियर। तो टाउ इक्वल टू L A क्रॉस B। तो L हमारा 12 एम्पियर है, A हमारा 50 × 10⁻⁴ है, I कैप इंटू B हमारा 0.3 है और K डायरेक्शन है। तो ये हो गया हमारा, इसको ध्यान से समझिए, I J K चलता था। तो I J K, अब यहाँ पर J जो है हमको लिखना है, तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1.80 × 10⁻⁻² J न्यूटन इंटू मीटर। ये बलाघूर्ण हमारा हो जाएगा। किधर? बलाघूर्ण की दिशा Y की ओर है। अब इसमें देखिए हम लोग ऐसे चलते थे, जैसे I J और K, ये अगर क्लॉक वाइज मिल रहा है कोई चीज़ तो पॉजिटिव लिखते थे, अगर इसका उल्टा हो जाए तो निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए क्या है, I और K है। तो I J K, तो K और I है, तो I के बाद K आ रहा है, I के बाद K। तो इसका मतलब ऐसे चलने पे हमें K मिल रहा है, ऐसे चलने पे J मिल रहा है। तो J के बारे में लिखेंगे तो निगेटिव साइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। तो बल आघूर्ण की दिशा निगेटिव Y की ओर होना चाहिए, निगेटिव साइन लिखना चाहिए। निगेटिव Y दिशा की ओर हमारी
बल आघूर्ण की दिशा होगी। अब आगे देखते हैं बी वाले में क्या कह रहा है। ये देखिए थोड़ा सा ए वाला अभी हमने किया है, ये फिगर ए को देखना है, गलती से हमने इसको बता दिया, ये वाले को देखिए इसको। तो यहाँ जब ये लूप इस तरह रखा रहेगा तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, यहाँ पे पिन खड़ा करें अगर पेन, तो ये पूरा क्षेत्रफल x दिशा में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि क्षेत्रफल वेक्टर x दिशा में। अब हम इसको देखते हैं, इस वाले को। तो इसमें भी देखिए y z में है तो पूरा x दिशा में ही क्षेत्रफल है। यहाँ पर पेन खड़ा करें, बस फर्क इतना है कि पहले ये 5 सेंटीमीटर भुजा थी, ये 10, अब ये 10 हो गई, ये 5 हो गई। तो इसको देखते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए b अब भी z एक्सिस में है तो 0.3 k लिखा गया है टेस्ला। ए हमारा 50 × 10⁻⁴। अब बी आई में है यानी x एक्सिस में है तो आई लिखा गया है मीटर स्क्वायर इंटू एल 12 एम्पियर है। तो टाउ इक्वल टू एल ए क्रॉस बी, तो एल हमारा 12 सेंटीमीटर है, वो टाउ इक्वल टू आई ए क्रॉस बी, तो आई 12 एम्पियर है, और ए हमारा 50 × 10⁻⁴ आई कैप है, इंटू बी हमारा 0.3 के है। तो अब ये जो है क्या हो गया, आई और के वैसे ही है। तो फिर से हमारा ये जो है, ये देखिए अंग्रेजी वाली किताब में सही लिखा है कि जैसा ए वाले आंसर है सेम वैसा ही बी वाला भी है, और ये हिंदी वाली में गलत लिखा है, बल आघूर्ण वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। जैसा ये है इसमें भी ऋणात्मक लिखना चाहिए, गलत लिखा है। अब सी वाले में देखते हैं, तो सी वाले में क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सी वाले में देखिए अब ये लूप हमारा वाई एक्सिस की दिशा में है, जेड और एक्स में ये खड़ा कर दिया, इसका मतलब इधर पेन खड़ा करेंगे तो वाई दिशा की ओर ये क्षेत्रफल पूरा जा रहा है। तो क्षेत्रफल वेक्टर का जो घटक है वो वाई दिशा में है। तब इसको देखते हैं, तो b इक्वल टू 0.3 के, अब भी जेड की तरफ है, ए हमारा 50 × 10⁻⁴, अब ये y की तरफ हो गया है, y की तरफ हो गया है, तो इसलिए -j मीटर स्क्वायर लिखा है, और i बराबर वैसे ही 12 एम्पियर हो गया। अब देखिए इस फिगर में और इसमें समानता देखिए, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसमें क्लॉकवाइज हो गई है, क्लॉकवाइज, इसलिए इसमें x डायरेक्शन दे रहा है क्षेत्रफल की, इसमें मान लीजिए x डायरेक्शन दे रहा है, तो इसमें इसका उल्टा कर दिया है कि y है तो -y डायरेक्शन, इसलिए -j लिख रहा है। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल वेक्टर को हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये पॉजिटिव x है, ये हमारा भी पॉजिटिव x है। तो अब इसमें क्योंकि करंट का फ्लो उल्टा हो गया तो पॉजिटिव y न कह के निगेटिव y कह रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर उसमें -j लिखा जा रहा है, j y एक्सिस के लिए, तो यहाँ -j लिखा जा रहा है। ये i हमको दे दिया, टाउ इक्वल टू आई ए क्रॉस बी, तो i हमारा 12 है, a हमारा ये है क्षेत्रफल और निगेटिव के साथ है, और ये हमने 0.3 के होना चाहिए तो ये छूट गया है, तो ये आ गया -1.80 × 10⁻² आई न्यूटन मीटर। इसको ऐसे लिखते हैं आई जे के। अब इधर से चलते हैं, इधर इधर इधर, तो क्लॉक वाइज चलना है, आई के बाद जे आएगा, जे के बाद के आएगा, तो यहाँ पर देखिए जे के बाद के आ रहा है और के के बाद आई आएगा, तो जे क्रॉस के की वैल्यू आई होगी, तो आई लिख दिया न्यूटन मीटर। और आई की दिशा क्या होती है, एक्स एक्सिस में, और निगेटिव साइन लगा है, तो आघूर्ण एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। अब देखिए डी वाला देखते हैं इसी प्रकार से, तो डी वाले में देखिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है वाई जेड एक्सिस से, वाई जेड से, तो एक्स दिशा से भी 30 डिग्री का कोण बनाएगा, और करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस समझेंगे। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं,
एंटी क्लॉकवाइज, प्लस समझेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज हो गया था। तो यहाँ पर डी वाला देखते हैं, तो कह रहा है बी हमारा 0.3 के टेस्ला, वैसे ही जेड एक्सिस में है। ए बराबर 50 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एल हमारा, आई हमारा 12 एम्पियर है। यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर एक्स वाई प्लेन समतल में है जो जेड अक्ष के लंबवत है। तो ये हमारा क्या है कि यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर एक्स वाई समतल में है जो जेड अक्ष के लंबवत है। देखिए एक्स वाई समतल में नहीं, वाई जेड समतल में है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है। तो देखिए डी विकल्प में थोड़ा सा मिस्टेक है डी वाले में, तो ये डी वाले को छोड़ के ई वाला करते हैं, इसको देखते हैं। तो ई वाले में देखिए, ई वाले में एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में यहाँ पेन खड़ा करेंगे तो जेड की तरफ हमारा वो जाएगा, और चूँकि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव जेड की तरफ एरिया रहेगा। तो ई वाले को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए बी हमारा 0.3 के जेड एक्सिस में है टेस्ला। ए बराबर 50 × 10⁻⁻⁴ के मीटर स्क्वायर, वाई बराबर 12 एम्पियर। तो टार्क इक्वल टू आई ए क्रॉस बी है, तो ये हो जाएगा आई 12 एम्पियर इंटू ए हमारा 50 × 10⁻⁴ के इंटू ये जो बी है वो भी के में है तो 0.3 के। तो देखिए क्षेत्रफल और जो चुंबकीय क्षेत्र है दोनों के एक्सिस में है, मतलब जेड वाली में है। यहाँ पेन खड़ा करेंगे तो जेड की तरफ बी भी हो जाएगा, जेड की तरफ बी भी हो जाएगा और जेड की तरफ ए यानी इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा। तो के और के का गुणनफल 0 होता है, इसलिए यहाँ पर टार्क हमारा 0 हो गया। अब इसी प्रकार यफ में देखते हैं, तो यफ में भी देखिए केवल ये ऐसे की बजाय फिर वैसे कर दिया है और जेड की दिशा में फिर ये क्षेत्रफल हो जाएगा। केवल ये धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें क्लॉकवाइज है, फिर लेकिन क्षेत्रफल के में ही होगा, के या माइनस के हो जाएगा। तो फिर के और के का गुणनफल 0 हो जाएगा। तो फिर से हमारा देखिए सब करने के बाद ये ए माइनस देखिए लगा दिया क्योंकि दिशा बदल गई धारा की, तो इसलिए अब भी के और के होंगे तो के का गुणा 0 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर जो सी वाला है, ये सी वाले में कुछ मिस्टेक समझ में आ रहा है, सी नहीं डी वाले में, डी वाले में ये क्लियर नहीं कर रहा है। वाई जेड प्लेन में देखिए लूप रखा गया है 30 डिग्री के एंगल पे, और यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर एक्स वाई समतल में है जो जेड अक्ष के लंबवत है। अच्छा हाँ, क्षेत्रफल वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, हाँ इधर पेन खड़ा करेंगे तो एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा और जेड अक्ष के लंबवत होगा, सही बात है। तो जेड अक्ष के लंबवत होगा तो टार्क फिर वैसे निकाल लेंगे, टार्क इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। तो आई 12 है, ए हमारा 50 × 10⁻⁴ है, इंटू बी हमारा 0.3 है, तो आ गया 1.80 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा। अब बल आघूर्ण की दिशा एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है और 120 डिग्री के कोण पर है। तो देखिए ऋणात्मक दिशा में तो रहेगा क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज है करंट, तो ऋणात्मक दिशा में थी, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ऋणात्मक दिशा में थी रहेगी। जैसा ऊपर से बताते चले आए हैं कि माइनस आई आ जाएगा तो ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में हो जाएगा। अब कोण 120 डिग्री कह रहा है, बल आघूर्ण की दिशा एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा से 120 के कोण पर है। तो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा हमारी क्या होगी, ये अंदर की तरफ होगी ऐसे। तो ऋणात्मक दिशा जो होगी हमारी, तो ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये बाहर है अंदर है। तो 90 और 30 120, तो 120 डिग्री के कोण पर ऋणात्मक दिशा में हो जाएगी।
तो इस प्रकार से जो डी वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन था वो बात भी हमको समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब 25 नंबर क्वेश्चन आता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।